The effect of force we have already discussed, in which second point was change in size and shape of the object. We know that to make a chapati, we first take some dough and roll it between our palms. What happens then? It becomes in spherical shape. This is due to the force applied. The dough has changed and becomes in a spherical shape because force has been applied on the dough. This also change the shape of inflated balloon. The another effect in the case of the inflated balloon, when we gently press the balloon from both the palms side, we see that the shape of the balloon also changes. The third example relating to the change in shape and size of the object is the potter, which makes pots of different sizes and shapes from the needed clay. It is seen that in all these situations there is change in the size, change in the shape, or both shape and size take place. Changes take place due to the force applied. कहने का मतलब है कि जब हम फोर्स लगाएंगे तो शेप और साइज दोनों बदल सकता है, खाली शेप भी बदल सकता है, साइज भी बदल सकता है। देखो नेक्स्ट वन, ध्यान देना, देखो कितना इंपॉर्टेंट बात है। वी कैन नाउ से दैट फोर्स क्या क्या कर सकता है। पहला बात, इट में मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट, कि किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मूव करा देगा, मूव फ्रॉम रेस्ट, यानी स्टेट ऑफ रेस्ट चेंजेस इनटू स्टेट ऑफ मोशन, पहला इफेक्ट। दूसरा बात, फोर्स में चेंज द स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का स्पीड को ही बदल देगा। इधर ऑब्जेक्ट जा रहा है, उधर अगर फोर्स लगा दिए तो और स्पीड इंक्रीज कर जाएगा। इधर ऑब्जेक्ट जा रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन से अगर हम फोर्स लगा देंगे तो क्या होगा, स्पीड घट जाएगा। मान लो ये है टॉय कार है, जा रहा है, इधर से हम फोर्स लगा देंगे तो क्या होगा, स्पीड इधर, देखो फोर्स लगा रहे हैं, पीछे जा रहा है ना, ये क्या हो रहा है, स्पीड उसका घट जा रहा है। तीसरा पॉइंट है आपका, फोर्स में चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, फोर्स में चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट, जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसका डायरेक्शन बदल देगा। आप साइकिल चला रहे हो, आप साइकिल चलाते हो तो उस समय हैंडल को मोड़ते हो ऐसे करके, तो लेफ्ट वाला हैंडल को ऐसे मोड़ोगे तो राइट वाला ऐसे चल जाएगा, राइट वाला को इधर मोड़ोगे तो लेफ्ट वाला ऐसे चल जाएगा। तो वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय अप्लाइंग फोर्स। तो ये भी ध्यान में रहना चाहिए आपको, ये सारे पॉइंट को ध्यान। फोर्स में चेंज, फोर्स में ब्रिंग चेंज, परिवर्तन लाता है, ला सकता है, लाता है और ला सकता है दोनों, इन साइज और शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल बताए थे हम, इन्फ्लेटेड बलून है, उसको दोनों तरफ से अगर हम प्रेस करेंगे पाम से तो उसका बल्जिंग साइड चेंज हो जाएगा। हाँ, डाव व्हेन रोल, डाव व्हेन roll between our palms, it becomes spherical in shape due to the force applied, and we can make chapati. We can also change the spherical shape to the flat kind shape. So this is the best example of the effect of the force applied. अब पांचवा बात में देखो क्या होता है। फिफ्थ पॉइंट जो है तुम्हारे लिए, बहुत सारा पॉइंट हमने लिया। हाँ, फोर्स में काउज सम और ऑल ऑफ दिस इफेक्ट, तो ये थी एक्स्ट्रा बात होगी। ऊपर की जितनी बातें हैं नंबर 1 2 3 4, तो फोर्स में काउस पूरा चारों में से कुछ, चारों में से सब,
तो मेन पॉइंट आपका फोर्थ पॉइंट ही हुआ, कहो, है ना? फोर्थ पॉइंट ही ध्यान में रखते हैं, ये इफेक्ट ऑफ फोर्स है, और उसका एक तरह से समझो कि वो कंक्लूजन है। आपसे कोई पूछा, क्वेश्चन देखो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अब आपको यहाँ देखना है और सोचना है सही क्या है, गलत क्या है। तो क्या लिखा हुआ है? द इफेक्ट ऑफ फोर्स में चेंज बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। क्या ये सही है कि गलत है? तो इसकी डिसीजन कैसे होगी? हाँ, तो फोर्स का इफेक्ट चेंज, फोर्स में चेंज बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। द इफेक्ट ऑफ फोर्स में चेंज बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये ट्रू है कि फॉल्स है, कैसे पता चलेगा? इफेक्ट ऑफ फोर्स में चेंज, बदल सकता है फोर्स का प्रभाव, बाय चेंजिंग द यस सर, डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। तो ट्रू है ना जी, फॉल्स है? यस सर, ट्रू है सर। हाँ, तो सर। ये यस सर, ये ट्रू है। बस बस बस, सब शॉर्टकट बोलना है। टिक द करेक्ट चॉइस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इसमें कुछ और भी शर्त है। व्हेन टू फोर्सेज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, ध्यान देना, व्हेन टू फोर्सेज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, जब टू फोर्सेज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट हो रहा है और वो इक्वल है बट अपोजिट है, देन दिस फोर्सेस, अब ये फोर्सेस को क्या कर सकता है? कोई स्टूडेंट आवाज निकाल रहा है? सर नैन्सी राज। नैन्सी, नैन्सी राज, यस सर। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है तुम्हारा? माइक्रोफोन क्यों अनम्यूट कर रही हो बार बार? जब टीचर से बात करना है तब ना अनम्यूट करोगी, कि अपने मन से अनम्यूट करके खर खुर करोगी? हैं? सर चैप्टर 4 ना पढ़ा रहे हैं। अभी तुमको समझ में आ रहा है कि 4 पढ़ाई हो रहा है कि 3 हो रहा है? सर पेज नंबर नहीं पता चल रहा। किताब खोलो, अपना बुक खोल के सर देखो, पेज नंबर अपना बुक खोल के सर पेज चैप्टर नंबर देखो, 60 है। अपना बुक देखो। कितना? 60। चैप्टर नंबर तुमको पता है ना, कल से पढ़ाई हो रहा है ना पहले से? यस सर। तो फिर दोबारा क्यों बोल रहा है? जब बोल रहे हैं रिकॉर्डिंग क्लास कर रहे हैं। अपना दिमाग को जरा क्लियर कर रख के बैठा करो कंप्यूटर पे। टू फोर्सेस अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर मैंने ये टेबल टॉप पे रख दिया। अब एक इधर से फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स नंबर 1, और एक इधर से फोर्स लगा रहे हैं राइट तरफ से, और दोनों इक्वल एंड अपोजिट। यहाँ पर सेंट दिया हुआ है कि फोर्स 1 इज इक्वल टू फोर्स 2 बट अपोजिट, माइनस साइन। फोर्स में डायरेक्शन होता है, एरो दे सकते हैं। और यहाँ देखो, इफ बोथ द फोर्सेज आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन, then these forces may move the object, may stop B. moving object। हाँ, पढ़ने दो पहले, पूरा कॉलम समझो। पहला स्टेज है may move the object, ये मूव कर सकता है ऑब्जेक्ट को। तो जब दोनों इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो पाएगा। तो अब देखो, पहला तो गलत हो गया। हाँ, may stop a moving object, मूविंग ऑब्जेक्ट पर अगर आप टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा दोगे तो स्टॉप कर सकता है। हाँ, ये कर सकता है, लेकिन यहाँ पर और भी स्टेटमेंट है। बोला मे मूव द ऑब्जेक्ट एंड आल्सो कॉज ए चेंज इन द शेप। अब इक्वल फोर्स लगेगा तो मूव कर पाएगा? नो सर। नो तो सर। देख रहे हैं, इक्वल फोर्स करेगा तो मूव नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर लास्ट जो ऑप्शन लग रहा है, यहाँ पे देखो, ऑब्जेक्ट डू नॉट मूव द ऑब्जेक्ट। देखो, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जब लगेगा तो ये क्या करेगा? फोर्सेस डू नॉट मूव द ऑब्जेक्ट। चलो ये सही है, बट
मे काउ चेंज इन इट्स शेप। तो सबसे प्रॉपर जो केस है वो लास्ट वाला है, इसलिए इस पे आपको जी टिक सर। लगाना है। ये हुआ तरीका। मतलब आप रीड करो, सोचो, डिसीजन लो, कंक्लूड करो, तब ये यहाँ पर बात आता है। तो अच्छी बात है ये आपका यहाँ पर बात आ गया, और आपका पढ़ाई से रिलेटेड क्वेश्चन को स्टार्ट किया गया है। तो आप अगर पेज नंबर मांगोगे तो हमारे कंप्यूटर पर पेज नंबर से नहीं, सीक्वेंस में चल रहा है। जो पढ़ाई जहाँ पर है उससे रिलेटेड क्वेश्चन को उठा के लाया गया है। समझ गए बात? बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ, तो यस जैसे मान सर। लो कोई चीज हम पढ़ रहे हैं, तो ये यस ये सर। ये जो चीज पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन बीच में ला दिए तो आपके लिए आसान ना हो गया? आप आंसर समझ गए ना देना, सीख गए ना कैसे यस हम लोग सर। लिख रहे हैं? हाँ। Yes, Yes, yes. sir. अब आज यस नेक्स्ट सर। स्टेप में आइए। अब देखिए क्रिकेट का, चलिए लेट अस सी हाउ क्रिकेटियर्स आर प्लेइंग क्रिकेट। अब हमको लग रहा है बॉलर फुटबॉलर भी है, देख रहे हो? यहाँ पर तुम गौर Yes, करो, sir. यहाँ पर कुछ एक्टिविटी है। वो एक्टिविटी इसलिए है कि हम लोग को फोर्स का सिचुएशन को जानना है। ट्राई टू एनालाइज, आप इसको विश्लेषण करने की कोशिश करो सिचुएशंस को। पहला सिचुएशन बोल रहा है ए बैट्समैन हिट्स ए क्रिकेट बॉल फॉर ए सिक्स। तुम लोग क्रिकेट खेलते ही होगे लॉकडाउन के पहले, कुछ स्टूडेंट तो खेलता ही यस होगा, सर। ऐसा तो नहीं है कि नहीं खेलता है। अभी भी Yes, sir. खेल रहे हैं खेलते सर। थे। हाँ, भले लड़कियां लोग क्रिकेट नहीं खेल पाती हैं, थोड़ा कम दिखाई अब पड़ती हैं। फुटबॉल खेलते हैं सर। हाँ, वेरी नाइस, वेरी गुड। तो यहाँ पर बैट्समैन जब हिट कर रहा है क्रिकेट बॉल को छक्का मारने के लिए, सिक्स। और दूसरा सिचुएशन है हाँ कि गोलकीपर, फुटबॉल में तो गोलकीपर ही मेन है जो गोल को बचाता है। तो गोलकीपर सेव्स गोल बाय किकिंग द बॉल अवे। जब गोल में आएगा पोस्ट के पास, जब हाँ, तो बॉल फुटबॉलर में जो वो गोलकीपर होता है, गोलकीपर जो होता है वो क्या करता है, बॉल को दूर मार देता है, चाहे पकड़ लेता है, दो ही बात करता है ना। तो गोलकीपर जब सेव करेगा गोल को तो क्या करेगा, किक द बॉल अवे, वो बॉल को मार के दूर भगाने का भी कोशिश कर देता है। अब इसमें बात आ रही है कि कैन बी से दैट these action cause one or more of the above stated effect of force। अब यहाँ पर कैन बी से दैट these actions cause one or more of the above stated effects of the force। जो हम लोग 4-5 इफेक्ट ऑफ फोर्स अभी पढ़े थोड़ा देर पहले पेज में, ये डायरेक्शन को चेंज कर देगा, स्पीड को बढ़ा देगा, स्पीड को घटा देगा, हाँ, Yes, शेप sir. को चेंज कर देगा, साइज को चेंज कर देगा। हाँ, आटा का गूथा हुआ जो पूरियां बेलते हैं माता जी लोग, उसको ऐसे चप करते हैं तो लिट्टी का शेप हो जाता है, और थोड़ा पतला करके चपाती है उसको बेल देते हैं तो रोटी बन जाता है, पूरी बन जाता है। तो ये सारे इफेक्ट ऑफ फोर्स ही हैं। मडी है, मड का क्ले का लेके स्फेरिकल बॉल बना के दीवार पे ऐसे जोर से मारे, चपक गया जा रहा, तो वो भी शेप चेंज हुआ। अब यहाँ क्रिकेटियर जो है वो मारा छक्का, हाँ, फुटबॉलर का गोलकीपर क्या किया, वो किक किया बॉल को अवे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कैन वी से दैट दीज एक्शंस काउज वन और मोर ऑफ द अबव स्टेटेड इफेक्ट ऑफ फोर्स। वो Yes, you can say, sir. आइडेंटिफाई द एजेंट सप्लाइंग द फोर्सेज इन ईच केस। तो कौन सा एजेंट है जो ऐसा फोर्स को दे रहा है? तो गोलकीपर ही तो मेन काउज है जो किक कर रहा है बॉल को। और बैट्समैन वाला केस में जाएंगे तो बैट से हिट कर रहा है, तो बैट फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है, बैट कर रहा है। तो यहाँ पर बोल कह रहा है, यही जान लो खाली, आइडेंटिफाई करो कि द एजेंट सप्लाइंग द फोर्स इन ईच केस, कौन सा एजेंट है जो सप्लाई कर रहा है फोर्स को। तो गोल की मारेगा, किक करेगा, वही ना एजेंट हुआ, एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग एज इट द बॉल इज किक। तो ऑल्सो ट्राई टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ द टाइम्स द स्पीड ऑफ द बॉल चेंजेस। तो स्पीड ऑफ द बॉल चेंज करने के लिए आइडेंटिफाई कर सकते हो कितने बार वो स्पीड को चेंज करेगा। तो डिफरेंट फुटबॉलर्स जो भी रहता है, डिफेंस वाला, हाँ, फ्रंट में जो खेलता है, तो एक तो स्पीड को वो देता है, ऊपर गोल की अगर मार दिया तो डायरेक्शन को चेंज कर देता है किक करके। बैट्समैन के साथ भी यही होता है, जब बॉलर उसको बॉल दिया तो स्पीड से दिया, और बैट्समैन उसको किक करके डायरेक्शन बदल दिया, है ना। तो ये
अगर एक बॉलर फेंका, बैट्समैन उसको मारा, तो डायरेक्शन उसका स्पीड को चेंज कर दिया। तो ये सारी बातें इसमें एक्टिविटी के रूप में बताई गई, इसे ध्यान में रखना है। और आगे देखिए क्या बोला गया। हाँ, कुछ यहाँ पर ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू बी इन मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कंटिन्यूज टू बी इन मोशन। अगर वो ऑब्जेक्ट लगातार मोशन में रहता है विथ सम सेम स्पीड, और स्पीड उसकी सेम रहती है, बदलती नहीं है, एक ही स्पीड से चल रहा है, एंड इन द सेम डायरेक्शन, और वो भी सेम डायरेक्शन। तो जब सेम डायरेक्शन में जब वो करेगा ऐसा, अनलेस एक्टेड अपॉन, जब तक कि उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स न लग जाए। थोड़ा रेड कलर में लिखा गया है बॉक्स में, इसका मतलब है कि कुछ विशेष बात नहीं जो राइटर बोलना चाह रहा। हाँ, कोई भी ऑब्जेक्ट जब कोई भी ऑब्जेक्ट कंटिन्यू करता रहता है अपना मोशन को सेम स्पीड में और सेम डायरेक्शन में, अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन अनबैलेंस फोर्स, वो उस समय तक जब तक कि उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स ना एक्ट करे। यानी तुम साइकिल चला रहे हो तो पेडल कर रहे हो, पेडलिंग कर रहे हो, साइकिल आगे बढ़ रहा है। तो जब तुम साइकिल चला रहे हो, हाँ, साइकिल चलाने का एग्जांपल तो सबसे आसान है ना, देखते हो, साइकिल बन गया ना, आसान है, एक आध लड़का को बैठा दिए, ठीक है, हैंडल पकड़वा दो, ठीक है, बैठ गया। हाँ, ये पैंडल है, हाँ, डिजाइन में बना हुआ, ये रोड पे जा रहा है, चलो हो गया। तो ये जो भी है साइकिल, तो साइकिलिस्ट जब साइकिल चलाता है तो तुम गौर करोगे ये ऐसे जा रहा है सीधे। अब इसका जो स्पीड है वो कांस्टेंट सेम स्पीड बोल दिया। हाँ, अगर वो स्पीड सेम रख दिया और डायरेक्शन भी वही है, जा रहा है तो जा रहा है, मान लो इधर एक्स से जा रहा है, एक डैश से जा रहा है, एक्स की ओर जा रहा है, ऐसा मान लिया गया डायरेक्शन। तो जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है, पेडलिंग कर रहा है वो, साइकिल में क्या होता है, पेडलिंग करता है तो मोशन आता है। अब उसको कोई रोकना चाह रहा है तो ब्रेक मारेगा, साइकिल में ब्रेक होता है ना, साइकिल में ब्रेक होता है, तो जैसे ही ब्रेक Yes, sir. मारेगा तो क्या होगा, रुक जाएगा, स्लो हो जाएगा। Yes, sir. तो कहने का मतलब है कि अगर कोई अनबैलेंस फोर्स लगेगा तब वो मोशन को रोक सकता है, समझे। तो ऑब्जेक्ट कंटिन्यू करता है मोशन में सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में, अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन अनबैलेंस फोर्स, जब तक कि उस पर अनबैलेंस फोर्स, हाँ, नहीं लगेगा। अनबैलेंस फोर्स का मतलब है कि दोनों बराबर फोर्स नहीं होना चाहिए। अगर कोई फोर्स 1 है, फोर्स 2 है, साइकिल चला रहा है, तो अनबैलेंस फोर्स जो लग जाएगा, तो यानी ब्रेक लगाएगा तो वो स्लो डाउन कर देगा। ये अनबैलेंस फोर्स का मतलब हो गया क्या, दोनों बराबर नहीं, कोई भी बड़ा कोई भी छोटा। तो इट इज नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट चेंज इन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। देखिए ध्यान देना, न्यूटन ने ऐसा साइंटिस्ट बताए थे, न्यूटन का ये स्टडी का बात है, क्योंकि 8th क्लास में इंट्रोड्यूस किया है पेज को। इसमें बताया जा रहा है कि हर ऑब्जेक्ट के पास एक टेंडेंसी होती है, वो अपनी अवस्था का परिवर्तन का विरोध करता है। जैसे कोई रुका हुआ ऑब्जेक्ट है और कोई उसको चेंज करेगा तो नहीं चाहेगा कि चेंज हो, वो चाहेगा कि हम रुका रहे। और कोई मोशन में है तो वो ऑब्जेक्ट चाहेगा कि हम मोशन में ही रहे। उसमें कोई चेंजेस लाएंगे तो वो मोशन में रहने की टेंडेंसी रखते, चेंज नहीं होना चाहता। ऐसी टेंडेंसी जो नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट होती है, विच रेसिस्ट द चेंज। रेसिस्ट का मतलब क्या होता है, विरोध करना, अपोज करना। हाँ, रेसिस्ट का मतलब अपोज करना, अपोजिट। तो यहाँ पर
अपना स्टेट को चेंज करने का अप्रोच करना मतलब उसी जगह में रहना। कोई कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है तो कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है, कोई रुका हुआ है तो रुका ही रहना चाहता है। अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन नीड टू मूव, अगर कोई भारी चीज है और एक बार फोर्स लगा रहे तो नहीं हट रहा है तो दोबारा डबल फोर्स लगा के उसको मूव करा देते हैं। उसी तरह अगर मोशन में कोई ऑब्जेक्ट है और एक बार अपोजिट फोर्स लगाए तो नहीं रुका तो और ज्यादा ग्रेसिव फोर्स लगा के उसको रोक सकते हैं। तो अनलेस एन अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू। तो इस बात को क्या बोला गया? लॉ ऑफ इनर्शिया। ये थोड़ा सा एडवांस क्लास का है इसलिए बॉक्स में दिया है, ठीक है। Inertia is the tendency of an object which opposes any kind of change in the state of rest or any kind of change in the state of motion. So if there is any kind of change brought to the object when it is at rest or when it is in motion, the object has tendency to oppose that change. Such opposition, such resistance given to the change in the state of rest or state of motion is called inertia. अब पूरा नियम का पालन कर रहा है सब चीज का तो उसको लॉ ऑफ इनर्शिया बोला। न्यूटन ने इनका नाम लॉ ऑफ इनर्शिया दिया। तो जब लॉ ऑफ इनर्शिया की बात आ गई तो ये भी फोर्स का काफी इंपॉर्टेंट स्टडी है, वो आगे जाके 9 क्लास में आप करेंगे। आगे देखिए, हाँ ध्यान दीजिएगा। हाँ अब यहाँ पर गौर कीजिए, मैंने फोर्स के बहुत सारी बातें को एक बॉक्स के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। फोर्स सब कोई पढ़ता है लेकिन फोर्स को पढ़ने के लिए दो बात का ध्यान रखना पड़ता है, एक नेचर से और एक इफेक्ट। दो तरह का बात है। फोर्स की स्टडी में जब इधर आओगे तो नेचर देखोगे। अब नेचर के बारे में जब बात किया जाए तो नंबर 1 पे देखो कैसे आते हैं हम लोग। नेचर को इनलिस्ट किया गया है, हाँ यहाँ देखना, पहला इसको इसी तरह नाम दे दो ए। कुड बी, नेचर क्या होता है उसका? कुड बी पुश अ पुल। पुश का मतलब ढकेलना होता है, पुल का मतलब खींचना होता है। ये छोटे क्लासेस से जान रहे हैं। और बहुत सारा बच्चा जो है पुश एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स अभी भी बोल देता है, पुश एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स। छोटा बच्चा है, 5 का है, 4 का है, 3 का है, 2 का है, आजकल 1 का भी बोल देता है बच्चा। हाँ, तो पुश करना और पुल करना एक तरह से फोर्स का है, एक्सटर्नल एजेंट। और दूसरा बात है, चलो पुश और पुल को फोर्स मानते हो, उसका नेचर, कोई बोलेगा फोर्स का नेचर बताओ तो पुश एंड पुल बोल देना। दूसरा बात है अराइज इज ड्यू टू इंटरेक्शन। अब देखो, जब कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ टच करता है, ऐसे मान लो यहाँ पर हाथ है, हमने टच कर दिया, तो टच कर रहे हैं, देख रहे हो, सट रहा है, इंटरेक्शन कर रहे हैं। When two objects are brought together in contact, they interact with each other. तो फोर्स का जो नेचर होता है वो अराइज होता है ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, इंटरेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। तो जब ऑब्जेक्ट्स का इंटरेक्शन होगा एक दूसरे के साथ तब फोर्स वहां एक्ट करेगा। हाँ, जैसे रेलगाड़ी का पूरा बॉगी है, सब आपस में क्या होता है, क्लैंप किया हुआ रहता है बहुत सारा। हाँ, अब जब इंजन उसको खींचता है, लगाता है फोर्स, तो क्या होता है, एक्शन रिएक्शन होता रहता है। घोड़ा है, हाँ ये बुलोक कार्ट है, हाँ बुलोक कार्ट में कैसे आगे की ओर दौड़ता है तो उसका साथ साथ कार्ट भी जाता है। हाँ, तो वो सब क्या है, एक्शन रिएक्शन उसमें आ रहा है, नेचर ऑफ इंट्रैक्शन हो रहा है। तो इन हॉर्स भी कार्ट को पुल करता है तो इंट्रैक्शन एक्ट करेगा। तो नेचर जो है फोर्स का अराइज करेगा ड्यू टू इंट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट। हाँ, तो ये भी है अपना। अनम्यूट मत करो बेटा, ज्यादा पढ़ाई के टाइम में अनम्यूट नहीं करो, जब बात करना हो हमसे तब अनम्यूट करो, समझे? थोड़ा ट्रेनिंग लो।
कंप्यूटर पर बैठने के पहले थोड़ा ट्रेनिंग ले लो, है ना। हाँ हाँ, भरपूर का भी आवाज नहीं आना चाहिए। देखो गौर करो, नेचर का जो और बात है तीसरा, फोर्स कैन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट विथ और विदाउट बीइंग इन कांटेक्ट। ये थोड़ा एडवांस थिंकिंग है। फोर्स का जो नेचर है वो कैन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट विथ बीइंग इन कांटेक्ट। अगर वो संपर्क में आ गया, कांटेक्ट में आ गया, तो भी फोर्स लगता है। आप टेबल पर बुक रख दो तो वेट उसका एक्ट करेगा। टेबल टॉप पे, हाथ पे कोई चीज उठा लो, लिफ्ट कर लो ऑब्जेक्ट को, तो क्या हो रहा है, जब लिफ्ट कर रहे हो तो क्या हो रहा है, ये कांटेक्ट में जा रहा है। तो फोर्स कैन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट विथ बीइंग इन कांटेक्ट और विदाउट बीइंग इन कांटेक्ट। मैग्नेट ले लो और दूर से ही किसी दूसरे मैग्नेट के आसपास ऐसे ऐसे करो। हाँ, मैग्नेट लगा दो ऐसे करके, ऐसे मैग्नेट लगता है। हाँ, देखो बड़का मैग्नेट ले लिया हम लोग। हाँ, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल साउथ पोल ले रहे हैं तो ये खिंचा रहा है। खिंचा रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, दूर पूरा सेट नहीं रहा है, दिखाई पड़ रहा है, पूरा सेट नहीं रहा है, बस खिंचा रहा है। दूर करेंगे तो हट जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, ये सब कुछ ऐसे फोर्स हैं जो विदाउट बीइंग इन कांटेक्ट के केस में लिए जाते हैं। इसलिए नेचर है वो, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिकल फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, इस सब में नेचर ऑफ द फोर्स को लिस्ट बनाया गया यहाँ पर। तभी आप एक छोटे से शब्द को ही पहचानो कि नेचर क्या होता है। फोर्थ वाला पॉइंट है आपका, गौर करोगे, कहाँ गया, हाँ हाँ, ये है डी पॉइंट। मैंने एबीसीडी नाम दे दिया। फोर्स हैज बोथ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। तो कोई स्टूडेंट पूछ रहा था, ऑन व्हाट फैक्टर्स द फोर्स डिपेंड। फोर्स डिपेंड्स ऑन व्हाट फैक्टर्स। उसकी मैग्नीट्यूड क्या है, टोटल वैल्यू क्या है, हाँ, मास कितना है, किस पे लग रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है। तो फोर्स हैज बोथ, उसमें एक डायरेक्शन होनी चाहिए। फोर्स लगेगा तो कहाँ लगेगा, डायरेक्शन रहेगा तब ना। तो डायरेक्शन होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड होनी चाहिए, यही है फैक्टर्स। तो नेचर ऑफ फोर्स से भी पकड़ा जाता है। अब इफेक्ट के बारे में देखो, हम लोग तो पूरा इफेक्ट ही पढ़ लिए हैं, 5 4। उसी बात को ये बॉक्स में रिप्रेजेंटेशन दिया गया है बच्चों को अच्छे से समझने के लिए। देखिए इफेक्ट नंबर 1 में आइए, गौर कीजिए, फोर्स में काउ चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये सब काफी अच्छा है। स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट को बदल देता है। बदल जाने का कारण होता है, फोर्स में काउज चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के मोशन की अवस्था में परिवर्तन का कारण होता है। और एल, इसके बाद बी पॉइंट में आओ, हाँ सी पॉइंट में आओ। फोर्स में काउ चेंज इन द साइज एंड शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। सब पढ़ाई हो गया, यहाँ पर का सारा बात हम हो चुका है पढ़ाई। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, हाँ, जो हम लोगों ने पढ़ा उसी का ये बॉक्स रिप्रेजेंटेशन है। तो ये ध्यान में रखना है कि कौन सी बात आपको, हाँ। तो इस तरह से आप देखोगे, हाँ, एक स्टूडेंट ने जो बोला था ये बात आ गया है। फैक्टर्स एसोसिएटेड विद द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स नीडेड। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एसोसिएटेड हैं, जुड़े हुए हैं विथ मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स का मतलब होता है कि जो फोर्स तुम लगा रहा है उसको बार ब्रैकेट दे दो, अब खाली फोर्स बोल दो, इसी को पढ़ा जाता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, तो जिस डायरेक्शन में लग रहा है उसका टोटल पॉजिटिव वैल्यू कितना है, कितना आवश्यक है। तो वो कौन सा फैक्टर है जो एसोसिएटेड है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स से। तो वी नो दैट
harder we kick the ball, faster it moves. कस के अगर हम बॉल को किक करेंगे तो तेजी से भागेगा. तो greater is the force applied, greater is the change in the speed of the object. तो जितना ज्यादा ग्रेटर फोर्स अप्लाइड करेंगे उतना ही स्पीड में चेंज हो जाएगा. हाँ, अगर आप हल्का ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई कार है, कोई हैवियर मास वाला है, लोडेड ट्रक है, वो पार्क किया हुआ है हॉरिजॉन्टल रोड पे, और हम लोग जानते हैं दैट मच ग्रेटर फोर्स इज नीडेड टू मूव द ट्रक दैन द कार. तो कार और ट्रक के वाला एग्जांपल मैंने दिया था. हाँ, कि अगर आप कार में सवार हो, विंडो बना लो, आदमी बैठा दो. हाँ, तो ये कार है, मान लो कोई छोटा डिजाइन वाला कार है, विदेशी कार है. हाँ, अब कोई ट्रक है, बहुत हैवी वाला है, बड़ा बड़ा व्हील्स वाला है. हाँ, बड़ा बड़ा व्हील्स वाला है. ये देखो ट्रक है ये, इसका मास है m, इसका मास है छोटा m. तो इस पे जैसे ही फोर्स लगाएंगे तो वो जल्दी भाग जाएगा. इस पे जो फोर्स लगाएंगे तो वो ग्रेटर फोर्स लगाएंगे, बहुत बड़ा फोर्स लगाएंगे. हाँ, तब ये मूव करेगा. तो फोर्स जो डिपेंड कर रहा है वो मास पर डिपेंड करेगा ना. अगर फोर्स नंबर 1 लग रही है तो स्मॉलर मास पे लग रही है तो जल्दी स्पीड उसको प्राप्त हो जाएगा. अगर वो ग्रेटर ऑब्जेक्ट है, मान लो सेम फोर्स लगा रहे हैं, नाम उसका F2 है, अब बड़ा मास पे लगा रहे हैं. हाँ, तो फोर्स नंबर 2 जो लगा रहे हैं ना, तो जिसका मास कम होगा वो स्पीड उसका बढ़ जाएगा ज्यादा, और वो एक्सेलरेट होगा ज्यादा, जल्दी भागेगा. समझ रहे हो? तो अगर आप सेम फोर्स एक्ट करते हो, सेम टाइम के लिए दोनों पर लगाते हो, कार पर भी या ट्रक पर भी, तो कार पिकअप्स ग्रेटर स्पीड दैन द ट्रक इन दैट टाइम. सो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया फैक्टर नंबर 1, एंड स्पीड एक्वायर्ड, जो उसकी स्पीड एक्वायर्ड है, एंड बोथ important parameter which determine the magnitude of the force, जो फोर्स को डिटरमाइन करता है. तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? तो न्यूटन ने दिया था कि फोर्स का जो वैल्यू होता है वो मास इनटू, अभी तुम्हारे क्लास का नहीं है, ऊंचे क्लास से लिया जा रहा है. हाँ, इस ऊंचे क्लास से लिया जा रहा है. ये फॉर एक्सलेशन होता है, तो इसमें ध्यान दिया जाता है कि कितनी वेलोसिटी है, कितना टाइम में भाग रहा है, कैसे चला था, कितना एक्वायर किया. तो ये 9 क्लास 10 क्लास से लिया गया है. तुम खाली इतना ध्यान रखो कि मास पर डिपेंड करेगा और एक्सीलरेशन पर डिपेंड करेगा, और उसमें स्पीड रहता है. तो 8 क्लास की स्टैंडर्ड में तो मास और स्पीड दोनों रख सकते हो. ठीक है प्यारे बच्चों, थोड़ा समय कम है. हाँ, इसलिए आप लोग ये ध्यान दें और सबको ही अपना थोड़ा सा केयरफुल नोट्स बनाया करें, और जो पढ़ाते हैं उसको समझा करें. बीच में ज्यादा आवाज करना उतना जरूरी नहीं रहता है, लेकिन हाँ 5 मिनट से 6 मिनट के बीच में आप लोग अच्छा से बात कर सकते हो. कोई दिक्कत रहेगा तो बीच में बोलना ठीक नहीं है. ओके.